हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप ठीक होंगे। देखिए, राज्य सरकार विद्यालयों को अभी खोलने के मूड में दिखाई नहीं दे रही है। दिन पर दिन 10 दिन 15 दिन आगे बढ़ाती जा रही है। फ़िलहाल आज 2 नवंबर के अखबार में भी ये सूचना आई है मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि दिवाली के बाद 16 नवंबर के बाद स्कूल खोली जा सकती हैं। उस पर भी समीक्षा की जाएगी, खुलेगी कि नहीं खुलेगी परिस्थितियों के अनुसार। तो अभी तक तो यह है कि 16 नवंबर तक स्कूल नहीं खुल रही है। यदि बीच में स्कूल कोई खोलने का बनता है तो हम लोग आपको मैसेज के थ्रू या फ़ोन के थ्रू आपको सूचना दे देंगे। अभी आज की इस वीडियो में मैं आपको 11th क्लास का जो टॉपिक चल रहा है उसमें हम आगे लेकर चलते हैं। मैं 11th क्लास में आपको जीवों का वर्गीकरण पढ़ा रहा था RH व्हिटेकर के अकॉर्डिंग। पिछली वीडियो में मैं आपको ये बता चुका था कि RH व्हिटेकर ने सभी जीवों को 5 जगत में डिवाइडेड किया गया। पहला किंगडम मोनेरा किंगडम या मोनेरा जगत, दूसरा प्रोटिस्टा किंगडम प्रोटिस्टा जगत, तीसरा फंजाई, चौथा प्लांटी। ये 4 किंगडम हम पढ़ चुके हैं। 5वां जो आता है वो आता है एनिमल किंगडम, जंतु जगत। इसकी बात मैं आपसे करूँगा। तो RH व्हिटेकर ने इस जंतु जगत में ऐसे जीवों को रखा जो बहुकोशिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, बहुकोशिक, यूकैरियोटिक, विषमपोषी, अप्रकाश संश्लेषी। ध्यान दो, 4 बातें बोली मैंने। RH व्हिटेकर के अकॉर्डिंग बहुकोशिक, यूकैरियोटिक, अप्रकाश संश्लेषी, विषमपोषी जीवों को एनिमल किंगडम में रखा, एनिमेलिया किंगडम में रखा, जंतु जगत में रखा। ठीक। इस जगत के जो सामान्य लक्षण हैं, जंतु जगत के, एनिमल या एनिमेलिया किंगडम के जो सामान्य लक्षण हैं उनकी बात मैं आपको बताता हूँ। पहला कि इस जगत के सभी जीव बहुकोशिक होते हैं और इनके शरीर की प्रत्येक कोशिका यूकैरियोटिक होती है, केंद्रक युक्त होती है। दूसरा, इनकी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तीसरा, इन जीवों की कोशिकाओं में ना तो कोशिका भित्ति होती है, ना ही लवक प्लास्टिड पाए जाते हैं, जैसे हरित लवक, अवर्णी लवक जो है, वर्णी लवक। 3 प्रकार के लवक होते हैं, वो तीनों प्रकार के लवक इसमें नहीं पाए जाते। और ये अप्रकाश संश्लेष होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता नहीं होती, यानी कि स्वपोषी नहीं होते हैं। सभी जीव जंतु जो होते हैं वह विषमपोषी होते हैं, यानी कि अपने भोजन के लिए ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी हरे पौधों पर निर्भर होते हैं। ठीक है। दूसरा ये आता है कि इन जीवों जंतु के शरीर में जो खाद्य पदार्थ है वो संग्रह जो होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन और वसा की बूंदों के रूप में इनके जीव शरीर में भोजन का संग्रह होता है। मैंने पौधों के विषय में बताया था कि पौधों में भोजन का संग्रह मंडी या स्टार्च के रूप में होता है। कवक जो फंजाई है उसमें भी ग्लाइकोजन और वसा की बूंद बताई थी। जंतुओं में भी भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन और वसा की बूंदों के रूप में होता है। ठीक। दूसरा, जंतु जो होते हैं वो एक निश्चित आयु तक शारीरिक वृद्धि करते हैं। जंतु एक निश्चित आयु तक ही शारीरिक वृद्धि करते हैं। ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान दिला दूँ मैं, पौधों में भी वृद्धि होती है, लेकिन पौधों में जीवन भर वृद्धि चलती है, उनके कंप्लीट लाइफ तक, संपूर्ण जीवन में जो है वृद्धि होती रहती है पौधों में। एक जंतुओं में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। वृद्धि से संबंधित एक अंतर और है पौधे और जंतुओं में। पौधों में जो वृद्धि होती है वो पौधे के निश्चित भागों में निश्चित स्थानों पर ही होती है,
संपूर्ण पौधे में नहीं होती है। वृद्धि जो होती है वो निश्चित भागों में ही होती है, जैसे कि तने की शीर्षस्थ कलिका में, ठीक है नहीं, जड़ की शीर्षस्थ कलिका में। जबकि जंतुओं में सभी अंगों में समान अनुपात, जो अनुपातिक है, उनके अंगों का जो अनुपात है, उसी अनुपात में सभी अंगों में एक वृद्धि होती है, लेकिन निश्चित आयु तक होती है। ठीक। दूसरा है कि अधिकतर पौधे जो होते हैं वो स्थानबद्ध होते हैं, एक स्थान पर ही फिक्स होते हैं, जबकि अधिकतर जंतुओं में गमन, लोकोमोशन का गुण पाया जाता है। वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं, विशेषकर भोजन के लिए, सुरक्षा के लिए, आवास के लिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंतु गमन करते हैं और पौधे ऐसा नहीं कर पाते हैं। अब अपवाद तो सभी में होते हैं। एक कोशिक पौधा है जैसे क्लेमाइडोमोनास, जो जल में पाया जाता है, वो गमन करता है। और इसी प्रकार जंतुओं में भी ऐसे जंतु पाए जाते हैं जो पौधों के समान एक ही स्थान पर फिक्स होते हैं, स्थानबद्ध होते हैं, जैसे कि स्पंज, पॉरीफेरा संघ के प्राणी, वो स्थान पर ही फिक्स होते हैं। कुछ सेलेंटेटा संघ के प्राणी होते हैं, वो भी स्थान पर फिक्स होते हैं। ठीक है ना, अपवाद हैं ये, लेकिन अधिकतर जंतुओं में गमन पाया जाता है और गमन के लिए इनमें गमन अंग होते हैं। दूसरा है कि अधिकतर जंतुओं में, अधिकतर में, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, अधिकतर जंतुओं में संवेदी अंग, सेंसरी ऑर्गन्स और नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। अधिकतर जंतुओं में संवेदी अंग पाए जाते हैं और तंत्रिका तंत्र पाया जाता है, जो उनको उनके बाह्य वातावरण के साथ एडजस्ट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा अधिकतर जंतुओं में वेजिटेटिव या कायिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन नहीं होता है, अधिकतर जंतुओं में नहीं होता है। विशेषकर जो बहुकोशिक जंतु, उनकी बात कर रहे हैं, क्यों एनिमेलिया किंगडम में बहुकोशिक जंतुओं को रखा है, उनमें अलैंगिक जनन नहीं होता है सामान्यतया, लैंगिक जनन जरूर पाया जाता है। अब अपवाद इसमें भी है, जैसे संघ पॉरीफेरा, संघ सिलेंट्रेटा, ये संघ के प्राणी जो होते हैं वो बहुकोशिक होते हैं। सामान्यतः में लैंगिक जनन ही होता है, लेकिन इनमें अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। विशेषकर पुनरुद्भवन, रीजनरेशन भी इनमें पाया जाता है। क्लियर? तो ये सामान्य लक्षण मैंने आपको बताए। अब यहाँ पर हमने प्लांट किंगडम और एनिमिलिया किंगडम के जनरल कैरेक्टर पढ़े। अब इन दोनों से संबंधित अंतर पूछ लिए जाते हैं। जंतु जगत और पादप जगत में अंतर बताओ, जंतु और पादपों में अंतर बताओ, ये प्रश्न पूछा जाता है बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ से संबंधित एक प्रश्न और बनता है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर। जब जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पूछता है तो केवल हम कोशिकाओं की बात करेंगे, लेकिन जब जंतु जगत और पादप जगत की बात की जाती है तो अंतर बढ़ जाते हैं। उसमें कोशिकाओं के तो अंतर आते ही आते हैं, लेकिन और भी अंतर बढ़ जाते हैं। जैसे हम बात करें जंतु जगत और पादप जगत के प्रमुख अंतरों की, ठीक है, तो ध्यान से सुनिए आप। जंतु जगत जो होता है उनकी कोशिकाओं में अंतर है कोशिका भित्ति का। सभी जंतुओं की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि सभी पौधों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। पहला अंतर कोशिका भित्ति का। दूसरा, पौधों की कोशिकाओं में लवक और हरित लवक पाए जाते हैं, जबकि जंतु कोशिकाओं में इस प्रकार के लवक नहीं पाए जाते, हरित लवक नहीं पाए जाते। सभी पौधे प्रकाश संश्लेषी होते हैं मोस्टली, जंतुओं में कोई प्रकाश संश्लेषी नहीं होता है, क्योंकि इनमें जंतुओं में क्लोरोफिल वर्णक पिगमेंट नहीं पाया जाता। पादप जगत के सभी पौधे मोस्टली स्वयपोषी होते हैं, ऑटोट्रोफस, जबकि जंतु जगत के पौधे विषमपोषी होते हैं, हेटेरोट्रोफस होते हैं और अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है। दूसरा, पौधों में जो भोज्य पदार्थों का संग्रह है वो मंड या स्टार्च के रूप में होता है, जबकि जंतुओं में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन और वसा की बूंदों के रूप में होता है। ठीक। फिर तीसरा, अगला अंतर, पौधों में जीवन भर वृद्धि होती रहती है, जबकि जंतुओं में एक निश्चित आयु तक वृद्धि होती है। पौधों में
कुछ निश्चित अंगों में ही या कुछ निश्चित भागों में ही स्थानीय वृद्धि होती है, स्थानिक, जबकि जंतुओं में विस्तृत प्रकार के संपूर्ण शरीर में सभी अंगों में वृद्धि होती है एक निश्चित अनुपात के अंदर। क्लियर? पादप जगत में संवेदी अंग नहीं पाए जाते, तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता है, जबकि जंतुओं में संवेदी अंग और तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। इस प्रकार की रचनाएं इनमें पाई जाती है। पौधे स्थानबद्ध होते हैं, उनमें गमन का लक्षण नहीं पाया जाता है, जंतुओं में गमन का लक्षण पाया जाता है। अधिकतर पौधों में कायिक जनन, अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन के साथ सामान्य रूप से पाया जाता है, लेकिन उच्च विकसित जंतुओं में, बहुकोशिक जंतुओं में अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, लैंगिक जनन सामान्य रूप से पाया जाता है। तो ये जंतु जगत और पादप जगत की सामान्य लक्षण हुए। तीसरा पॉइंट मैंने अभी 2 बार बता दिए, जंतु जगत के सामान्य लक्षण बताए, जंतु जगत और पादप जगत के अंतर बताए। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, जंतुओं का वर्गीकरण। भाई जंतुओं को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो देखिए, जंतुओं को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सबसे पहले अरस्तु जो था उसने जंतुओं को रक्त के रंग के आधार पर, लाल रक्त की उपस्थिति के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया, अनेइमा और इनेइमा। अनेइमा मतलब ऐसे जंतु जिनके रक्त का रंग लाल नहीं होता है, रक्त का रंग, ब्लड का कलर रेड नहीं होता है, रक्त का रंग लाल नहीं होता है, उन्हें अरस्तु ने अनेइमा ग्रुप में रखा, अनेइमा समूह में रखा। जबकि ऐसे जंतु जिनमें लाल रक्त पाया जाता है उनको इनेइमा समूह में रखा। अनेइमा में लाल रक्त नहीं पाया जाता है, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें हम तो आपके स्पंज संघ पोरीफेरा, दूसरा संघ निडेरिया या सिलेंट्रेटा, तीसरा संघ आता है मोलस्का जिसमें शंख, सीपी, घोंगा आता है, चौथा संघ आता है आर्थ्रोपोडा जिसमें कीट आते हैं आपके, इंसेक्ट्स वगैरह, और पांचवा संघ है इकाइनोडर्मेटा जिसमें तारा मछली आती है। दोबारा 5 बताए मैंने, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, संघ मोलस्का, संघ आर्थ्रोपोडा और इकाइनोडर्मेटा, ये 5 संघों की प्राणी हैं जिनमें रक्त लाल रंग का नहीं होता है। बाकी जंतुओं में लाल रंग का रक्त पाया जाता है, जिनको हमने संघ इनेइमा में रखा। तो अनेइमा और इनेइमा, इनेइमा में लाल रक्त वाले प्राणियों को रखा, फिर इनको 2 भागों में डिवाइडेड कर दिया इनेइमा को, अंडे देने के आधार पर और शिशु देने के आधार पर। ऐसे प्राणी जिनकी मादाएं अंडे देती हैं उन्हें अंडज या ओविपेरस कहा गया, और दूसरा ग्रुप बनाया शिशु प्रजक या विविपेरस, वे प्राणी जिनकी मादाएं शिशुओं को जन्म देती हैं। अधिकतर जंतु अंडज होते हैं, ओविपेरस होते हैं अधिकतर, जैसे कि आपके मछलियों में भी कौन सी है आपके अस्थिल मछलियाँ, कौन सी मछलियाँ? अस्थिल, बोनी फिश, दूसरा उभयचर, जितने भी उभयचर है, एम्फीबियंस, फिर आपके रेप्टाइल्स, फिर एविज, ठीक है। और मैमेलिया में भी जो प्रोटोथीरिया है, प्रोटोथीरिया जो होते हैं वो भी अंडे देते हैं, जैसे डकबिल प्लेटिपस, एकिडना, ये हैं तो स्तनधारी लेकिन अंडे देती है। और वे प्राणी जिनकी मादाएं अंडे नहीं देती, छोटे शिशुओं को जन्म देती हैं, उन्हें शिशु प्रजक या विविपेरस कहा जाता है। और इसमें मोस्टली आते हैं आपके उपास्थल मछलियाँ, कॉर्टिलेज फिश, बिच्छू और अधिकतर स्तनधारी प्राणी, जिसमें हम भी आ जाते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सब आ जाते हैं। ये सब शिशु प्रजक की श्रेणी में आते हैं। तो शिशु प्रजक का जो है मोस्टली एक बड़ा संघ है, वो है आपका मैमेलिया या स्तनधारी। इसके अलावा 2 ग्रुप बताए मैंने, उपास्थल मछलियाँ और बिच्छू, वो भी इसके अंदर आते हैं, छोटे शिशुओं को जन्म देते हैं। तो सबसे पहले अरस्तु ने रक्त के रंग के आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांटा, अनेइमा और इनेइमा। फिर इनेइमा को 2 भागों में बांटा, ओविपेरस, विविपेरस, अंडज और शिशु प्रजक, ठीक है।
इसके अलावा फिर अलग अलग प्राणियों ने जंतुओं को अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया। तो एक छोटा प्रश्न बन जाता है कि वह जंतुओं को किस किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे सबसे पहले कोशिका की संख्या के आधार पर जंतुओं को वर्गीकृत किया। एक कोशिक या बहुकोशिक, प्रोटोजोआ या मेटाजोआ। एक कोशिक जंतुओं को प्रोटोजोआ में रखा गया और बहुकोशिक जंतुओं को मेटाजोआ में रखा गया। फिर आता है जो मेटाजोआ होते हैं उनको दूसरे वर्गीकरण दिया आधार शारीरिक संगठन के स्तर के आधार पर, शारीरिक संगठन के स्तर के आधार पर कि उनके शरीर का संगठन किस लेवल का है। जैसे जीव द्रव्य स्तर, कोशिकीय स्तर, कोशिका के बाद ऊतक स्तर, अंग स्तर, अंग तंत्र स्तर, ये 5 स्तर है। जीव द्रव्य स्तर, कोशिकीय स्तर, ऊतकीय स्तर, ऊतक स्तर, अंग स्तर और अंग तंत्र स्तर, ये 5 आधारों पर शारीरिक संगठन के स्तर के आधार पर जीवों को वर्गीकृत किया गया, जंतुओं को वर्गीकृत किया गया। तीसरा आधार है सिमेट्री, सममिति के आधार पर। सममिति के आधार पर जंतुओं को मोस्टली 3 भागों में बांटा जाता है। असममित, एसिमेट्रिकल, जिनके शरीर को किसी भी तल से 2 समान भागों में नहीं बांटा जा सकता, वे एसिमेट्रिकल कहलाते हैं, असममित कहलाते हैं। क्लियर। अब असममित के अंदर मोस्टली आपके आते हैं पॉरीफेरा संघ के प्राणी। कौन से आते हैं? पॉरीफेरा संघ के प्राणी मोस्टली असममित होते हैं। फिर आता है आपका एक तो होगा असममित या एसिमेट्रिकल, दूसरा तो द्विपार्श्व सममित। द्विपार्श्व सममित वे प्राणी होते हैं जिनके शरीर को केवल एक विभाजन तल से 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, वे कहलाते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल या द्विपार्श्व सममित। और तीसरा जो सममिति होती है वो होती है त्रिज्या सममित, रेडियल। त्रिज्या सममित या अरिया सममित जो होते हैं ऐसे प्राणी होते हैं जिनको अनेक विभाजन तलों से, एक नहीं बल्कि अनेक विभाजन तलों से 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, वे अरिया सममित या त्रिज्या सममित कहलाते हैं। जैसे आपके सिलेंट्रेटा संघ के प्राणी जिसमें हाइड्रा आ जाता है, जेलीफिश आ जाती है, ठीक है नहीं, ये सब जो हैं वो आपके अरिया सममिति में आते हैं। अधिकतर जंतु द्विपार्श्व सममित होते हैं, अधिकतर। जैसे हमारा शरीर, जैसे कि एक मधुमक्खी का शरीर, तितली का शरीर, ठीक है नहीं, कीट का शरीर, ये सब द्विपार्श्व सममित होते हैं। क्लियर। तो सममिति के आधार पर प्राणियों को 3 भागों में जाता है, असममित, द्विपार्श्व सममित और अरिय सममित। क्लियर। फिर आता है भाई भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान पहले प्राणियों में मुख बनता है या गुदा बनती है, माउथ बनेगा या एनस बनेगा। इस आधार पर प्राणियों को 2 भागों में दिया, प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया मतलब प्रोटोस्टोमिया वे प्राणी जिनके भ्रूणीय परिवर्धन में सबसे पहले ब्लास्टोपोर से मुख बनता है, माउथ बनेगा, वे तो कहलाएंगे प्रोटोस्टोमिया। और वे प्राणी जिनके भ्रूणीय परिवर्धन में ब्लास्टोपोर से पहले एनस गुदा का निर्माण होता है, वे कहलाएंगे ड्यूटेरोस्टोमिया। अब प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटेरोस्टोमिया जो हैं वो सीधा सिंपल है। मुख और गुदा जो बनती है वो शुरू होता है, देखो आपके पॉरीफेरा में मुख और गुदा नहीं होता है, फिर आपके सिलेंट्रेटा में भी नहीं होता है, मुख होता है केवल गुदा नहीं होता, आहार नाल नहीं होती है। प्लेटी एल्मिंथीज से आहार नाल शुरू होती है, वो भी अपूर्ण होती है। कैसी होती है? अपूर्ण होती है, उसमें मुख बन जाता है लेकिन गुदा नहीं बनती है। तो इसके अंदर यदि हम बात करें कि प्रोटोस्टोमिया में कौन कौन से प्राणी आपके आएंगे, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊं जो प्रोटोस्टोमिया है उनमें प्लेटी एल्मिंथीज, एस्के एल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये 5 संघ आते हैं। ठीक है। वैसे मैं आपको एक बार थोड़ा सा रोक कर बता दूं कि जितने भी जंतु हैं
उन सभी जंतुओं को पीठ की तरफ जो रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकदंड जिसको कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम जिसको कहते हैं, उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर मुख्य रूप से सभी जंतुओं को दो भागों में बांट दिया, नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा। अपृष्ठवंशी जंतु, पृष्ठवंशी जंतु। ओके, जो अपृष्ठवंशी जंतु हैं उन्हें फिर 10 भागों में, 10 संघों में बांटा गया है। उनके नाम बताता हूं, ध्यान से सुनना। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ये 10 संघ हैं नॉन कॉर्डेटा के अपृष्ठवंशियों। क्रम ध्यान रखना, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा। ये 10 संघ हैं नॉन कॉर्डेटा के अपृष्ठवंशियों। जबकि पृष्ठवंशियों को 5 वर्गों में डिवाइडेड किया गया, जैसे पिसीज वर्ग, मछली वर्ग, फिर एम्फीबिया, एम्फीबिया मीन्स उभयचर वर्ग, तीसरा सरीसर्प या रेप्टिलिया वर्ग, चौथा एविज या पक्षी वर्ग, और 5वां दिया मैमेलिया या स्तनधारी वर्ग। ठीक है, इस प्रकार क्रमबद्ध तरीके से इनको डिवाइडेड किया गया। तो मैं बात कर रहा था प्रोटोस्टोमिया की। सबसे पहले आहार नाल की शुरुआत प्लेटीहेल्मिन्थीज से होती है, और वो भी अपूर्ण, क्योंकि उसमें मुख तो होता है, गुदा नहीं होती है। तो पहले मुख बना तो प्रोटोस्टोमिया तो इसके अंदर आएगा। प्रोटोस्टोमिया में प्लेटीहेल्मिन्थीज तो आएगा ही, तो यहाँ से शुरू होता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केहेल्मिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये 5 संघों के प्राणी प्रोटोस्टोमिया होते हैं। इनके भ्रूणीय प्रवर्धन में पहले मुख बनता है, माउथ बनता है, और इसके बाद इकाइनोडर्मेटा के बाद, वो मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा से सभी कॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और सभी कॉर्डेटा वो आते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया में। मतलब वे प्राणी जिनमें भ्रूणीय प्रजनन दौरान पहले गुदा का निर्माण होता है, एनस का निर्माण होता है, उन सभी प्राणियों को ड्यूटेरोस्टोमिया में रखा गया। क्लियर? तो भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान जो है मुख बना या गुदा, इस आधार पर जंतुओं को 2 भागों में बांट दिया। फिर अगला आधार लेते हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान कई स्टेज बनती हैं। जैसे सबसे पहले निषेचन के बाद जायगोट बनेगा, जो एक कोशिका का होता है केवल। फिर उसका विभाजन होता है और लगभग 16 या 32 कोशिका वाली एक ठोस रचना बनती है, जिसको बोलते हैं मोरूला या तूतक। फिर ये ठोस मोरूला से एक खोखली रचना बनती है, जो सिंगल लेयर्ड होती है, कोशिकाओं की गहरी परत से घिरी होती है और अंदर से खोखली होती है। इसको बोलते हैं ब्लास्टूला। और ब्लास्टूला के बाद एक खोखली रचना और बनती है, जिसमें क्रम से पहले 2 जनन स्तर बनेंगे, फिर 3 जनन स्तर बनेंगे, और 3 जनन स्तरों वाली रचना को बोलते हैं गैस्ट्रूला। तो बस यहीं पर प्रश्न बनता है, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके गैस्ट्रूला में केवल 2 ही जनन स्तर बनते हैं, और कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जिनके गैस्ट्रूला में 3 जनन स्तर बनते हैं, जर्मिनेटिव लेयर। अब ऐसे प्राणी इस आधार पर कि भाई उनके गैस्ट्रूला में कितने जनन स्तर बने, इस आधार पर जंतुओं को 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया गया, द्विकोरकी या त्रिकोरकी। द्विकोरकी या त्रिकोरकी मतलब ऐसे प्राणी जिनके गैस्ट्रूला में केवल 2 ही जनन स्तर बनते हैं, एक तो एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। बाह्य जनन स्तर और अंतः जनन स्तर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, केवल 2 ही जनन स्तर बनते हैं। उस गैस्ट्रूला से बनने वाले प्राणियों को, विकसित होने वाले प्राणियों को द्विकोरकी प्राणी कहा जाता है। इसमें आते 3 संघ, पहला पॉरीफेरा, दूसरा सिलेंट्रेटा और तीसरा आता है टीनोफोरा। बस केवल 3 संघ हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। और त्रिकोरकी प्राणी, त्रिस्तरीय प्राणी, वे प्राणी जिनके भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान गैस्ट्रूला में 3 जनन स्तर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में तीसरा जनन स्तर बनता है मीसोडर्म, मध्य जनन स्तर।
तो 3 प्रकार के जनन स्तर बने थे, बाह्य जनन स्तर एक्टोडर्म, अंत्य जनन स्तर एंडोडर्म, और इन दोनों के बीच में मध्य जनन स्तर मीसोडर्म। 3 जनन स्तर बने। तो ऐसे प्राणियों को त्रिकोरकीय या त्रिस्तरीय प्राणी कहा जाता है, जिसकी शुरुआत होती है प्लेटी एलिमेंथी से। प्लेटी एलिमेंथी से लेके सभी कॉर्डेटा तक, प्लेटी एलिमेंथीज, एस्के एलिमेंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और सभी कॉर्डेटा, सारे के सारे प्राणी त्रिकोरकीय होते हैं, त्रिस्तरीय होते हैं। तो ये जनन स्तरों के आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया। क्लियर? तो मैंने आपको समिति के आधार पर, भ्रूण में मुख और गुदा बनने के आधार पर, जनन स्तरों के आधार पर, इसी प्रकार आता है खंडीभवन, सेगमेंटेशन के आधार पर। जीव के शरीर के अंदर जो शरीर होता है कई खंडों में बटा होता है या नहीं बटा होता है। इसके आधार पर प्राणियों को 3 प्रकार के 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। जैसे अखंडित, ऐसे प्राणी जिनका शरीर खंडित नहीं होता है, खंडों में बटा हुआ नहीं होता है। फिर कूट खंडित या सतही खंडित, ऐसे प्राणी जिनके शरीर का खंड दिखाई तो देते हैं लेकिन वो सतही होते हैं, वास्तविक खंडीभवन नहीं होते, कूट खंडित कहते हैं। और ऐसे प्राणी जिनमें वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है वे कहलाते हैं खंडित प्राणी। तो अखंडित, कूट खंडित और खंडित, नॉन सेगमेंटेड, स्यूडो सेगमेंटेड और सेगमेंटेड, 3 प्रकार के ये प्राणी होते हैं। क्लियर? तो इस आधार पर, खंडीभवन के आधार पर भी जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। जैसे मैं बात करूं, अखंडित प्राणियों में 3 संघ आते हैं, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, और एक आता है एस्के हेलमिंथेज जो अखंडित होता है। और कूट खंडित की यदि हम बात करें तो इसमें केवल एक ही आता है, प्लेटी हेलमिंथेज। ठीक है? और विखंडित प्राणी जो होते हैं, वास्तविक खंडीभवन पाता है, वो सारे के सारे एनेलिडा से कॉर्डेटा तक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा, सारे के सारे प्राणी वास्तविक खंडीभवन पाया जाता है और विखंडित प्राणी कहलाते हैं। क्लियर? फिर आता है सीलोम या बॉडी कैविटी, देह गुहा के आधार पर वर्गीकरण। देह गुहा जो होती है वो वास्तव में जो देह गुहा होती है वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में पाई जाती है मीसोडर्म। दोनों के बीच में जो गैप होता है उस गैप में पाए जाते हैं आंतरिक अंग। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो गैप होता है उसमें आंतरिक अंग होते हैं और इसी गैप को कहा जाता है देह गुहा। अगर ये देह गुहा मीसोडर्म के द्वारा कवर्ड होती है तो इसको बोलते हैं वास्तविक देह गुहा। क्लियर? तो इस देह गुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर प्राणियों को 3 भागों में विभक्त किया गया। जैसे अगुह्य, नॉन सीलोमेट या एसीलोमेट, वे प्राणी जिनमें देह गुहा होती ही नहीं है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया नामक द्रव भरा रहता है, उसमें देह गुहा नहीं पाई जाती है, तो इनको बोलते हैं एसीलोमेट या अगुह्य प्राणी। और इसमें आते हैं मोस्टली आपके प्लेनेरिया, फीताकृमि मतलब प्लेटी हेलमिंथेज के प्राणी। भाई पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा में तो गुहा होती नहीं है देह गुहा। देह गुहा की शुरुआत होती है उन प्राणियों में जिनमें आहार नाल पाई जाए। क्या पाया जाए? आहार नाल। सामान्य भाषाओं में एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल और देह भित्ति, बॉडी वाल के बीच का जो गैप है वो देह गुहा कहलाता है। अब आहार नाल की शुरुआत होती है प्लेटी हेलमिंथेज से। प्लेटी हेलमिंथेज में अधूरी आहार नाल पाई जाती है, अपूर्ण आहार नाल पाई जाती है। होती तो है लेकिन इनमें देह गुहा नहीं होती है। इसके बाद फिर शुरू होती है कूट गुहा। वास्तविक देह गुहा नहीं होती है, आभासी देह गुहा होती है, तो इसको बोलते हैं स्यूडोसीलोमेट। इसमें एक्चुअली क्या होता है, देह गुहा आहार नाल और देह भित्ति के बीच में देह गुहा होती है लेकिन वो मीसोड्रम के द्वारा कवर्ड नहीं होती है, इसलिए इसको कहा गया स्यूडोसीलोमेट या कूट गुह्य प्राणी। और ये पाए जाते हैं केवल एस्के हेलमिंथेज में। ठीक? उसके बाद एनेलिडा से वास्तविक देह गुहा शुरू हो जाती है जिनको सीलोमेट प्राणी कहा जाता है। वास्तविक देह गुहा मैंने बताया आपको ऊपर नीचे से मीजोड्रम के द्वारा कवर्ड होगी, आश्रित होती है।
तो ऐसी देहगुहा जो मेसोडर्म से कवर्ड होती है उसे वास्तविक देहगुहा कहते हैं। और ये वास्तविक देहगुहा जिन प्राणियों में पाते हैं उनको हम वास्तविक देहगुहा प्राणी या सीलोमेट प्राणी कहते हैं। और ये शुरू होते हैं एनेलिडा से कॉर्डेटा तक। लेकिन देहगुहा की जो फॉर्मेशन है, वास्तविक देहगुहा के निर्माण जो है, उसके आधार पर भी इन वास्तविक देहगुहा प्राणियों को दो भागों में बांट दिया गया, दीर्घगुहा और आंतगुहा, साइजोसीलोमेट और एंटेरोसीलोमेट। साइजोसीलोमेट जो होते हैं वे एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का तक होते हैं, 3 वर्ग। और इकाइनोडर्मिडा से कॉर्डेटा तक होते हैं एंटेरोसीलोमेट। ठीक है, तो इस प्रकार देहगुहा के आधार पर भी जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। तो मैंने आज आपको जंतु जगत के सामान्य लक्षण, जंतु जगत और पादप जगत के अंतर और जंतु जगत को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया, ये इस वीडियो में मैंने आपको बताया। ये सारा काम आपको PDF से उतारना है, सारा समझ में आ जाएगा। कहीं कोई समझने में दिक्कत हो तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।